देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। उसके बाद वो दर्दनाक स्थिति में पाई जाती हैं। अलीगढ़ के एक अस्पताल में उनका इलाज होता है। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली लाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अस्पताल के बाहर हंगामा होता है। परिवार न्याय की मांग करता है, लेकिन न्याय की उम्मीद जिस पुलिस से थी, वही पुलिस रात के अंधेरे में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर देती है। परिवार तड़पता है अपनी बच्ची को एक नज़र देखने के लिए, लेकिन उनको कोई नहीं सुनता। शव को किस तरह से दिल्ली से देर रात हाथरस ले जाया गया, उस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सिंह वहां पर मौजूद थे। पूरा घटनाक्रम किस तरह से देर रात को रहा, आपको दिखाते हैं। कल रात 1 बजे के करीब हाथरस में पीड़िता के घर के आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने वहां के डीएम से जानकारी ली कि शव वहां पहुंचा है या नहीं, तो जवाब मिला कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर कुछ बॉडी के बारे में बता पाएंगे कि कब आ रही है? देखिए, इस बारे में अभी कोई वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वेयर अबाउट्स ऑफ द बॉडी। एज सून एज वी फाइंड आउट वी विल लेट द फैमिली नो। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस में वहां शव पहुंचता है और परिवार वाले उस एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं देते। दरअसल पुलिस प्रशासन शव को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों का कहना था कि पहले वो शव को घर ले जाना चाहते हैं और रीति रिवाज के साथ सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अब ये घर ही न ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। तो आप अंतिम संस्कार करेंगे या पुलिस अंतिम संस्कार करेगी? हम करेंगे ना, हमारे घर वाले करते हैं। अच्छा, हम अपने घर ले जाएंगे। तो तुम शमशान जाओगी या नहीं? नहीं, हम घर जाएंगे, अपने मरीज को घर लेके जाएंगे बॉडी को। थोड़ी सी घर सभी इंतजार, मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पुलिस अपनी मनमानी करती है और फिर रात 2 बजे के आसपास पुलिस परिवार की मौजूदगी के बिना ही शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करती दिखती है। रात 2:30 बजे अंधेरे में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस ह्यूमन चेन बनाकर मीडिया को उस जगह जाने से रोकती दिखती है। सब रिश्तेदार ये कह रहे थे कि सुबह होने तक का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह से लोगों से लड़ते झगड़ते उन्हें गाड़ी से हटाकर जो शव है उसे यहाँ तक लाया गया और अब जो शव का अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। इस दौरान परिवार घर में ही मौजूद था। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने उस वक्त परिवार से बात की थी। आप में से कोई भी वहाँ मरघट तक नहीं पहुँचा? नहीं सर, कोई नहीं पहुँचा। कोई नहीं पहुँचा है और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं, सब पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं अपनी, पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। और पीड़िता के पिता ने सुबह बताया कि किस तरह से पुलिस ने मनमानी की और शव का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। रात में वो लोग लेके आए दिल्ली से, हमें गाड़ी में से नहीं उतरने दिया, गाड़ी में से उतरने नहीं दिया, तो वहाँ शमशान घाट सीधे लेके पहुँचे। तो वहाँ हमारे परिवार के भी और थे, बोले भैया ऐसा करो, लड़की है, कम से कम घर तो ले चलो। जब लास्ट में तो ये लोग बोले कि का के तो नहीं, यहीं अंतिम संस्कार करो, अभी घर से बुला लाओ सबको, और का कहते यहीं। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे थे, दिन में संस्कार हो? हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नाते रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि तो अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। हमें न्याय चाहिए सरकार से, हमें यही जो है उन्हें फांसी चाहिए। और दिल्ली में इसका केस चल रही है हाई कोर्ट में। इस बात का दुख है कि बेटी को आखिरी बार आप देख नहीं पाए? नहीं, हमें नहीं देखने दिया। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और पीड़िता की मां का बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो चाहते थे कि आखिरी बार उनकी बच्ची का शव उनके घर आए, लेकिन पुलिस की मनमानी के आगे वो कुछ नहीं कर पाए। कल रात में यहाँ पर आप लोगों के विरोध के बावजूद भी अंतिम संस्कार हो गया। आप अपनी बेटी के आखिरी दर्शन नहीं कर पाई? नहीं कर पाई अपनी बेटी के।
दिखाई भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर से विदा करती, उन्हीं लोगों ने चला दी। न बाप नहीं था, भाई नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों ने जला दी, हमको नहीं सर पड़ने दी। आप गाड़ी के आगे भी लेट गई थी, उसके बाद भी नहीं माने? नहीं माने, लाठी बजाई उन लोगों ने, लाठी। आप लोगों ने अपने आप को घर में लॉक क्यों कर लिया था? लोग आ रहे, भाग भाग के आ रहे, खींच खींच के ले चलो इसको, सालों को ले चलो, डर के मारे मैंने ताला बंद कर लिया। सारे मारने के लिए आ रहे थे। पीड़िता के घर के आसपास के लोग और दूर के रिश्तेदार सुबह शमशान घाट पहुंचे। वहां पर मुकेश सिंह सिंगर हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो कि रात में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। परिवार के लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं। अभी वो यहाँ पर आए हैं, चिता को देख रहे हैं। हाँ जी, आप वहीं रहते हैं? हाँ, मौसी की लड़की हमारी। अच्छा, तो रात में आप शामिल नहीं हो पाए थे? नहीं बाबूजी, नहीं। अभी आप देखने आए हैं? यस। अच्छा जी बाबूजी। तो रात में आप लोग क्यों नहीं आ पाए थे? हम लोगों को पता ही नहीं चला कब क्या हो गया है। अच्छा। 14 दिन से तो ये केस चल रहा था। हाँ। पता ही नहीं चला। हम करें अब इंसान मिले हम कल आए थे, पहले तो पुलिस वाले नहीं आने दे रहे हम लोगों को। वहाँ से वहीं पे पहले रुके पड़े हुए थे, 2 दिन से तो वहीं पड़े हम चंदबा थाने के सामने ही। वो लोग आने नहीं दे रहे बाबूजी। अच्छा। आज मुश्किल से दगड़ों बगड़ों में से होकर निकल गए, खेतों में से पैदल आए हैं हम। और इस पूरे मामले पर कई राजनीतिक पार्टियों के भी बयान आए हैं, आपको सुनाते हैं। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सब्र रखिए, सभी आरोपी जेल जाएंगे। योगी जी के प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। हाथरस वाला जो केस हुआ है सर, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है सर इसमें। देखिए, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती। और बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद आए फैसले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना सुनियोजित नहीं था, बल्कि असामाजिक तत्वों ने ढांचे को गिराया था। ये कहना है उत्तर प्रदेश के विशेष सीबीआई अदालत का, जिन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जश्न का ये माहौल एक बड़े आरोप से मुक्त होने का है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में दोनों ही नेताओं को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इन दोनों नेताओं के अलावा बाकी 30 आरोपियों को भी ये कहते हुए बरी कर दिया कि किसी के खिलाफ बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवकों को उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2300 पन्नों का फैसला देने के बाद जज एसके यादव भी बुधवार को रिटायर हो गए। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि विध्वंस के वक्त आडवाणी, जोशी मंच पर मौजूद थे, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए इन्होंने कार सेवकों का साथ दिया, इसके सबूत नहीं मिले हैं। असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद ढहाई। नारों का ऑडियो आरोपियों की आवाज से मेल नहीं खाता।
गवाहों ने कोर्ट में माना कि सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ हुई। सीबीआई नहीं साबित कर पाई कि आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़का। सिर्फ उत्तेजक भाषण से आरोपी दोषी साबित नहीं हो सकते। आरोपियों द्वारा दंगा भड़काने के भी सबूत नहीं मिले हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। देखिए, मैं इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सारा देश इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। अब इस मामले के एक और आरोपी और बीजेपी सांसद विनय कटियार को अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की याद आ रही है। मथुरा काशी का जो मामला है, सब संतों को बुला करके तय करेंगे, सब साधु संत तय करेंगे। और मथुरा वृंदावन तो पूरा संतों का गढ़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। हमने हमेशा कहा है, न्यायालय में फैसला अगरचे हमारे खिलाफ हुआ 9 नवंबर वाला फैसला, तब भी हम लोगों ने पहले कह रखा था कि हम फैसला आखिरी मानेंगे। तो जब रिव्यू खारिज हो गया तो आपने देखा कि हमने कोई मुजाहरा नहीं किया 5 अगस्त से 6 अगस्त को जब वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ऐसे ही देश की जनता को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और न्यायालय को ये चाहिए कि वो कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला दे, ताकि उन पर जो भरोसा है वो खत्म न हो। जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर 28 साल बाद ये फैसला आया है और ये सीबीआई के लिए कितना बड़ा झटका है कि दिन दहाड़े लाखों कार सेवक बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 को ढहा देते हैं। पुलिस भी है और 28 साल लगते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और फिर भी देश की सबसे अच्छी जांच एजेंसी सीबीआई किसी एक आरोपी को भी सजा नहीं दिलवा पाती है। तो ये नाकामी सिस्टम की है और सबसे बड़ी नाकामी सीबीआई की। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सितंबर के इसी महीने में महाराष्ट्र के यवतमाल में कोरोना के मामलों में 162% की बढ़ोतरी, मौतों में 157% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इसी बीच बुरी खबर यह है कि यवतमाल के जिला परिषद डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 135 डॉक्टरों ने क्यों इस्तीफा दिया, पूर्वा की इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में 135 डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। उनका गुस्सा जिला कलेक्टर एमडी सिंह के अभद्र और अनुचित व्यवहार से है। वो उनके ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। यापूर्वी मिळालेली आहे त्या संदर्भात आम्ही सुद्धा हमने 2 महीने पहले कमिश्नर को लिखा था कि कलेक्टर हमें अपमानित करते हैं, वो गंदी जबान में हमसे बात करते हैं। 2 बार चिट्ठी देने के बावजूद कमिश्नर ने हमें किसी बातचीत या चर्चा के लिए नहीं बुलाया। खूप खालच्या दर्जामध्ये बोलतात। सोमवार को डॉक्टरों ने कलेक्टर के सामने अपनी मांगे रखी। कहा, डॉक्टरों के साथ सम्मानजनक सलूक हो, एक तय समय के भीतर रिपोर्ट जमा हो, दफ्तर के समय के बाद नहीं। 50% बेड डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए हो। गैर कोविड मरीजों के इलाज पर भी दिशा निर्देश हो। रविवार को छुट्टी मिले ताकि वो परिवार की देखभाल कर सके। इन डॉक्टरों को उम्मीद है कि बुधवार को रेवेन्यू कमिश्नर उनसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं कि 6 महीने से हम लगातार काम कर रहे हैं और कुछ सम्मान के हकदार है। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ पूर्वा चिटनिस, मुंबई से एनडीटीवी इंडिया। और इन हलचलों के बीच कोविड का कहर कम नहीं हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा सितंबर महीने में सितम ढाया है। अगर अगस्त से तुलना करें तो सितंबर महीने में मुंबई शहर में 101% कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। युवा बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी महीने 34% ज्यादा युवा मरीज देखे गए हैं। 26 दिनों में 20 युवाओं की मौत हुई है। मुंबई शहर के लिए सितंबर सितम भरा रहा। कोरोना के मामलों में सितंबर महीने में यहां 101% की बढ़ोतरी हुई है। 1 सितंबर से 28 सितंबर के बीच मुंबई ने कोरोना के 53,828 नए मामले देखे, तो पिछले महीने 1 अगस्त से 28 अगस्त के बीच यहां 26,753 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए थे।
यानी इस महीने में पिछले महीने की तुलना में 27,075 ज्यादा मामले देखे गए, मतलब 101% का इजाफा। बड़े अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर इसे सेकेंड वेव यानी कि कोरोना की दूसरी लहर मान रहे हैं। सितंबर महीने में हमारे पास केसेस में काफी बढ़ोतरी दिखाई गई है। कंपेयर टू अगस्त हमारे पास सितंबर महीने में 30% से ज्यादा नंबर्स में पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। इट इज बाय 104% नंबर ऑफ केसेस ऊपर गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि अगस्त के कंपैरिजन में अभी लॉकडाउन पूरा खत्म होने के बाद में एकदम से केसेस बढ़ गए हैं और ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन कहा जा सकता है। ये हम भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो अस्पताल में जितने बेड्स हैं वो कम्प्लीटली फुल जा रही हैं और फ्रीक्वेंटली हमारे पास मैसेजेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं कि हम उनको पेशेंट्स को, मरीजों को अस्पताल में बेड्स की जरूरत है और कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं। इस महीने में युवा मरीज भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। 2 सितंबर से 28 सितंबर के बीच 20 से 40 साल के उम्र वाले मरीजों में 34% का इजाफा हुआ है। 26 दिनों में कोविड के कारण 20 युवाओं की जान गई है। काफी सारे पेशेंट्स जो पहले से हेल्दी थे, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट के इश्यूज, वो भी काफी सीरियस हालत में कोविड से इन्फेक्ट होके एडमिट हो रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस महीने मरीजों के दोनों फेफड़े कोविड के कारण ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत पेशेंट्स में नोटिस किया गया है कि उनमें हार्ट से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस पाए जा रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं या फिर काफ़ी सारी पेशेंट्स में जो है हार्ट फेलियर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। इनमें ये जो वायरस आने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है कि जैसे ब्रीदिंग में डिस्ट्रेस होना और बाकी कॉम्प्लिकेशंस होना, उसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आके या हार्ट से जो है फेलियर प्रेसिपिटेट होने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। अभी आजकल जो केसेस आ रहे हैं, दोनों लंग इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी प्रमाण में ज़्यादा होती। तो ये जो सेकेंड वेव आई है, एक करीबन 1 सितंबर के सेकेंड वीक से जो सेकेंड वेव आई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ती शहर की रफ्तार और बीते त्योहारों की भीड़ भी बढ़े मामलों की वजह समझी जा रही है, लेकिन मौतों से खास चिंता पैदा हो रही है। मुंबई की मृत्यु दर 4.38% पर टिकी हुई है। देश की 1.57% और राज्य की 2.65% मृत्यु दर से काफी ज्यादा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप में फिल्मकार अनुराग कश्यप को पुलिस ने समन जारी किया है। अनुराग कश्यप को कल सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल घोष ने पिछले हफ्ते अनुराग कश्यप के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अनुराग ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।